अमन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और वो अपने माँ बाप का सबसे लाडला बेटा था। अमन का रंग भले ही सांवला था, लेकिन वो अपनी माँ की नजरों में किसी हीरो से कम नहीं था। इसलिए अमन की माँ उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत लड़की तलाश रही थी, लेकिन उन्हें अमन के लिए कोई लड़की जचती ही नहीं थी। अमन की माँ अमन की शादी को लेकर बहुत ही परेशान रहती थी, इसलिए वो हर हफ्ते किसी न किसी लड़की को देखने चली जाती थी। अमन की माँ ने ना जाने कितनी लड़कियों का रिश्ता ठुकरा दिया था, लेकिन अब तक उन्हें अमन के लिए एक भी लड़की पसंद नहीं आई थी। अमन ने कितनी बार अपनी माँ से कहा था, माँ पहले आप लड़की की फोटो देख लीजिए, अगर फोटो पसंद आ जाए तो ही उस लड़की के घर जाइए, हर बार लड़की को मना करना अच्छी बात नहीं है। अमन की इस बात पर अमन की माँ उसकी कमर पर एक मुक्का मारती और कहती, तू तो अपना मुंह बंद ही रखा कर, मैं अपनी पसंद की लड़की खुद ही ढूंढ लूंगी और तू देख लेना, मुझे बहुत ही जल्दी मेरी पसंद की लड़की मिल जाएगी। अमन की माँ ने कई रिश्ते जोड़ने वालों से बात कर रखी थी और वो हर हफ्ते लड़की को देखने चली जाती थी। आज भी अमन की माँ एक लड़की देखने गई थी। वहाँ से वापस आकर अमन से कहने लगी, अमन लड़की बहुत ही प्यारी है, शरीर थोड़ा भरा हुआ है, लेकिन मुझे तो ऐसी लड़कियाँ ही पसंद हैं। मुझे ये हड्डियों का ढांचा लेकर घूमने वाली दुबली पतली लड़कियाँ तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाहर निकलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे हैंगर में कपड़े घूम रहे हैं। हाँ, रंग में थोड़ी सांवली जरूर है, लेकिन तुझसे तो फिर भी थोड़ी गोरी ही है। अमन की माँ उस लड़की की तारीफ किए जा रही थी और अमन चुपचाप अपनी माँ की बातें सुन रहा था। अमन बहुत गोरा या सुंदर तो नहीं था, लेकिन फिर भी दिखने में ठीक ठाक ही था। जब वो 10 लोगों के बीच खड़ा हो जाता था तो वो बाकी सबसे अलग ही नजर आता था। खैर, इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इंसान खुद चाहे कैसा भी हो, वो खुद को किसी से कम नहीं समझता और दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमन अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था और उसकी एक छोटी बहन थी जो पढ़ लिख कर अच्छा कमा रही थी। ऐसा नहीं था कि अमन कोई काम नहीं करता था, वो भी नौकरी तो कर ही रहा था। बस उसकी पगार इतनी नहीं थी कि आज की महंगाई के दौर में अच्छे से गुजारा हो सके। एक तरफ तो अमन की माँ को लड़कियाँ पसंद नहीं आती थी और दूसरी तरफ जब भी अमन की माँ को कोई लड़की पसंद आ जाती तो वो लोग अमन की सैलरी सुनकर रिश्ता देने से मना कर देते थे। लड़की वालों को सिर्फ अमन की सैलरी ही नजर आती थी, किसी को भी ये नजर नहीं आता था कि अमन कितना खुशमिजाज और समझदार लड़का है। खैर, किसी तरह से अमन की माँ को एक लड़की पसंद आ गई थी जो एक बड़े से अस्पताल में एक हेड नर्स का काम करती थी और उस लड़की की सैलरी भी अच्छी थी। अमन की माँ के मुताबिक वो लड़की बहुत ही सीधी सादी, संस्कारी और मासूम थी। अमन की माँ जब से उस लड़की को देखकर वापस आई थी, बस अमन के सामने उस लड़की के तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। अमन ने कहा, माँ मुझे और किसी बात पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप तो जानती हैं ना कि लड़कियों में एक ही बात है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो ये कि लड़की मोटी नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर अमन की माँ ने उसके सर पर थपकी देते हुए कहा, अरे बाबा, बोल तो दिया कि वो इतनी मोटी नहीं है, बस अच्छे खाते पीते परिवार से है, इसलिए थोड़ा सा शरीर भरा हुआ है। अपनी माँ की यह बात सुनकर अमन ने अपनी छोटी बहन की तरफ देखा और पूछने लगा, छोटी, अब तू ही बता दे कि लड़की कैसी दिखती है, क्योंकि अमन की बहन भी लड़की देखने के लिए उसकी माँ के साथ गई थी। जब अमन की बहन ने अपनी माँ की तरफ देखा तो भगवान जाने उसकी माँ ने उसे क्या इशारा किया कि वो कहने लगी, भैया लड़की तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी माँ ने आपको बताई है। मैंने उसे इतना ध्यान से तो नहीं देखा था, लेकिन खाने की सभी चीजें गीतांजलि ने खुद ही अपने हाथों से बनाई थी।
मैं सच कह रही हूँ भैया, गीतांजलि के हाथों में तो जादू है, जादू। उसने खाना इतना स्वादिष्ट बनाया था कि मैं तो अपनी उंगलियां ही चाटती रह गई थी। अमन की बहन के इतना बोलते ही अमन की माँ फिर से कहने लगी, देख अमन बेटा, उस लड़की की पहली खासियत तो यह है कि उस लड़की को घर संभालना बहुत अच्छे से आता है। ऊपर से बड़ी सी अस्पताल में हेड नर्स की नौकरी करती है और अच्छे पैसे भी कमा लेती है। अब तू ही बता बेटे, और भला क्या चाहिए हमें। पता नहीं क्यों, लेकिन अपनी माँ और अपनी बहन के इशारे देखकर अमन के दिल का चैन कहीं खो सा गया था। ऊपर से कम सैलरी होते हुए भी लड़की के परिवार को अमन पसंद आ गया था। ये बात अमन को सबसे ज्यादा खटक रही थी। अमन की माँ को भी लड़की में कोई कमी नजर नहीं आई थी, इसलिए उस लड़की के साथ अमन का रिश्ता पक्का कर दिया गया। रिश्ता पक्का होने के बाद अमन की सबसे पहली इच्छा यही थी कि वो लड़की को देखना चाहता था, लेकिन अमन की माँ ने उसे कहा कि लड़की के घर में ये रिवाज नहीं है कि शादी से पहले लड़का और लड़की अकेले में मिल सकें। अमन ने कहा, माँ, अकेले में ना सही, मगर मैं लड़की को सबके सामने तो देख ही सकता हूँ। लेकिन अमन की माँ ने इस बात के लिए भी इनकार कर दिया। तब अमन ने कहा, ठीक है बाबा, कम से कम आप मुझे उस लड़की की तस्वीर तो दिखा ही सकती हैं। लेकिन अमन की माँ ने तो उसे इस पर भी हजारों बातें सुना दी और कहने लगी, देख अमन, लड़की के घर वाले बहुत ही पुराने ख्यालात के हैं। लड़की के पापा और उसके भाई को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि शादी से पहले कोई लड़का उनकी बेटी की तस्वीर भी देख ले। ये सुनकर तो अमन दंग रह गया और कहने लगा, ये सब क्या चल रहा है माँ, और आप लोग ये किस जमाने में जी रहे हैं। आज के समय में कोई भी ऐसा नहीं करता। तब अमन की माँ ने कहा, लेकिन अमन, तुझे लड़की देखनी ही क्यों है? क्या तुझे अपनी माँ और छोटी बहन पर भरोसा नहीं है? अमन की जिद देखकर उसकी छोटी बहन कहने लगी, ठीक है ना माँ, अगर भैया लड़की की फोटो देखना चाहते हैं तो मैं उनके मोबाइल पर लड़की की फोटो भेज दूंगी। मैं अपने मोबाइल पर लड़की की फोटो मंगवा लेती हूँ और फिर भैया के मोबाइल पर भेज दूंगी। अगले ही दिन अमन की बहन ने अमन के मोबाइल पर एक लड़की की तस्वीर भेजी थी और वो लड़की तो बहुत ही प्यारी, सुंदर और पतली थी, बस उसका चेहरा थोड़ा सा गोल मटोल था। लड़की की फोटो देखते ही अमन के दिल को सुकून मिल गया और वो सोच में पड़ गया कि ये लड़की तो सच में ही बहुत खूबसूरत है, मैं तो बिना वजह ही डर रहा था। 3 महीने तक अमन उस तस्वीर वाली लड़की के सपने देखता रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, अमन तो उस लड़की से दिल ही दिल में प्यार करने लगा था और वो उस लड़की का दीवाना भी हो गया था। अमन के ससुराल वालों ने शादी के लिए बहुत ही बढ़िया हॉल बुक किया था और वो लोग अपनी बेटी को अच्छा खासा दहेज भी देने वाले थे। अमन की माँ ने मजाक करते हुए कहा, जाहिर है कि लड़की दहेज तो लाएगी ही, वो खुद भी तो अच्छा कमा रही है, मेरे बेटे की तरह बेकार थोड़ी ना है। इससे पहले कि अमन कुछ बोलता, उसकी छोटी बहन ने कहा, अब बस भी करो माँ, आप हर वक्त क्यों बेचारे मेरे भैया को तंग करती रहती हैं। मेरे भैया कोई बेकार नहीं है, महीने के 20,000 रुपए तो वो भी कमाते ही हैं। लेकिन अब भैया भाभी दोनों कमाएंगे तो घर और भी अच्छे से चलेगा। अमन इस बात से बहुत खुश था कि उसकी होने वाली पत्नी बहुत ही सुंदर और स्मार्ट है, और उसमें भी प्लस पॉइंट तो ये था कि वो पैसे भी कमा रही थी। अमन को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई लॉटरी जीत ली हो। अमन बहुत ही खुशी के साथ बारात लेकर शादी के हॉल में पहुंचा और अमन की होने वाली दुल्हन अपने कमरे में तैयार हो रही थी। अमन के चेहरे पर की मुस्कान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि थोड़ी ही देर में उसकी आंखों के सामने उसके ख्वाबों की मल्लिका आने वाली थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब एक लड़की दुल्हन के लिबास में सजी धजी अपने चेहरे पर मंद मुस्कान लिए मंडप की तरफ आई तो उसे देखकर अमन के तो होश ही उड़ गए थे।
क्योंकि वो लड़की बाकी लड़कियों की तरह कोमल और नाजुक तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसका शरीर इतना भारी था कि उसे देखकर तो अमन की सांस उसके गले में ही अटक गई थी। वो लड़की सिर्फ मोटी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा मोटी थी, और शादी के जोड़े में तो वो और भी ज्यादा मोटी लग रही थी। तस्वीर में तो उस लड़की की खूबसूरती नेचुरल लग रही थी, लेकिन यहाँ तो उसने अपने चेहरे पर बहुत सारा मेकअप थोप रखा था। जब वो लड़की अमन के पास आकर बैठी तो अमन की तो जैसे जान ही निकल गई थी। अमन ने एक बार अपनी छोटी बहन और माँ की तरफ देखा तो वो दोनों मुस्कुराए जा रही थी और दुल्हन की भर भर कर तारीफ कर रही थी। अमन का तो मन कर रहा था कि वो अपनी सास के पहनाए हुए फूलों के हार को वहीं उतार कर फेंक दे और उठकर वहां से चला जाए, लेकिन फिर भी अमन उस समय बहुत ही गुस्से में शादी के मंडप में चुपचाप बैठा हुआ था। अमन एक काली लड़की के साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए तैयार था, लेकिन इतनी मोटी लड़की के साथ जिंदगी बिताने का तो सवाल ही नहीं उठता था। शादी की सारी रस्में पूरी हो गईं और कुछ देर बाद ही टेबल पर खाना लग चुका था, लेकिन अमन ने कुछ भी नहीं खाया था। अमन की सास ने अमन को बहुत ही मोटी और भारी सोने की चेन पहनाई और अमन की माँ को सोने के कंगन और उसकी बहन को सोने की अंगूठी भी पहनाई थी। लड़की वालों ने दुल्हन को भी बहुत सारे गहने पहनाए थे और यह सब देखकर अमन की माँ बहुत खुश हो रही थी। लेकिन अमन ने तय कर लिया था कि वो इस लड़की को कभी भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। विदाई के बाद जब सब लोग घर पहुंचे तो अमन की बहन ने दुल्हन को अमन के कमरे में बिठा दिया। अमन की माँ ने कहा, भाई मैं तो आज बहुत थक गई हूँ। दुल्हन के घर वालों ने बहुत ही बढ़िया खाना परोसा था और शादी भी बहुत ही शान से निपटा दी। इतना कहकर अमन की माँ ने सबसे कहा, ठीक है चलो अब सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाओ और आराम कर लो। सब लोग अपने अपने कमरे में जाने लगे, लेकिन अमन तो गुस्से में वहीं बैठा रहा। अमन की माँ ने जब अमन को वहीं सोफे पर गुस्से में बैठे हुए देखा तो कहने लगी, अब तुझे क्या हो गया? तू क्यों यहाँ पर मुंह फुलाए बैठा है? जा कमरे में जा, तेरी दुल्हन तेरा इंतजार कर रही होगी। तब अमन ने कहा, कौन सी दुल्हन? ये दुल्हन थोड़ी ना है। दुल्हन क्या ऐसी होती है? अरे माँ ये तो पूरा ढोल है, ढोल। मैंने तो पहले ही आपको बता दिया था माँ कि मुझे मोटी लड़कियों से सख्त नफरत है। मेरे लिए कोई मोटी लड़की पसंद मत करना। अमन की बातें सुनकर अमन की माँ कहने लगी, अरे अमन बेटा, गीतांजलि मोटी थोड़ी ना है, बस थोड़ी सी गोल मटोल है। तब अमन ने कहा, माँ उस लड़की का वजन 100 किलो से भी ज्यादा होगा और आपने क्या सोचकर मेरी उससे शादी करवा दी? तब अमन की माँ कहने लगी, तो अब तेरे लिए स्वर्ग से कोई अप्सरा उतार लाती क्या? सिर्फ 20,000 के पगार पर कौन सा बाप अपनी खूबसूरत बेटी ब्याहेगा तेरे साथ? अमन ने कहा, माँ भले ही लड़की खूबसूरत ना होकर काली भी होती तो भी मैं उसे स्वीकार कर लेता, लेकिन मुझे इतनी मोटी लड़की नहीं चाहिए थी। माँ आपने तो अपनी मनमानी कर ली है, लेकिन अब एक बात आप मेरी भी सुन लीजिए। अब ना तो मैं अपने कमरे में जाऊंगा और ना ही उस लड़की को कभी स्वीकार करूंगा। वो लड़की आपकी पसंद है तो अब आप ही रखिए उसे अपने कमरे में। ये सुनते ही अमन के पापा, जो काफी देर से चुपचाप सोफे पर बैठे बैठे अमन और उसकी माँ की बातें सुन रहे थे, अमन के पास आकर कहने लगे, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अमन ने कहा, हाँ पापा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं उस लड़की के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकता, इसलिए मैं उसके साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताऊंगा। अमन के इतना कहते ही उसके पापा ने उसका कॉलर पकड़ लिया और फिर गुस्से से कहने लगे, अगर आज तुमने कोई भी ड्रामा किया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ और उस लड़की से वैसे ही पेश आना जैसे एक पति को अपनी पत्नी से पेश आना चाहिए।
अगर मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई भी शिकायत मिली ना, तो फिर तुम देख लेना कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। अमन के पापा अमन पर ऐसे तो गुस्सा कर रहे थे जैसे अमन कोई 10 साल का बच्चा हो, और वो इस तरह से गुस्सा करके अमन को अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर देंगे। अमन चुपचाप अपने कमरे में चला गया। तब गीतांजलि दुल्हन बनी बेड पर बैठी हुई थी, लेकिन गीतांजलि को देखते ही अमन का मूड खराब हो गया और उसका मन किया कि वो गीतांजलि को सारी खरी खोटी सुना दे कि वो अमन के लायक ही नहीं है। लेकिन अमन उस वक्त चुप ही रहा, क्योंकि अमन को अपने पापा की कई बातें याद आ गई थीं। अमन को अब सब समझ आ गया था कि यहाँ सारा खेल तो पैसों का ही है। गीतांजलि की माँ ने अमन के परिवार को जो सोने के जेवर दिए हैं, ये सब उसी का नतीजा है। लेकिन अमन के लिए तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। मजबूरी में ही सही, लेकिन अमन अपनी पत्नी गीतांजलि के सामने जाकर बैठ गया। अमन को देखकर गीतांजलि मुस्कुराने लगी। शायद वो इस बात का इंतजार कर रही थी कि अमन उसकी तारीफ करेगा और उसके साथ प्यार भरी बातें करेगा। अमन जिस लड़की के सपने देखने लगा था, गीतांजलि तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, उस लड़की का चेहरा गीतांजलि से जरूर मिलता जुलता था। अमन को अब ये भी समझ आ गया था कि अमन की बहन ने जिस लड़की की तस्वीर उसके मोबाइल पर भेजी थी, वो एक फिल्टर तस्वीर थी। अमन ने अपनी जेब से मुंह दिखाई की अंगूठी निकाली और गीतांजलि की हथेली पर रखते हुए कहा कि इसे खुद ही पहन लेना। अमन की यह बात सुनते ही गीतांजलि हैरत भरी नजरों से अमन की तरफ देखने लगी। अमन ने कहा, देखो मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो मैं सोना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए अब मुझे परेशान मत करना। इतना कहकर अमन वॉशरूम चला गया और फ्रेश होने के बाद वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। लेकिन अमन ना तो खुद उस बिस्तर पर सो सकता था और न ही गीतांजलि को ये कह सकता था कि वो अपना भारी भरकम शरीर उसके बिस्तर से लेकर सोफे पर सो जाए, क्योंकि अमन के पापा ने जो धमकी उसे दी थी, वो अमन को सबके सामने बेइज्जत करके रख देते। अमन सोच में पड़ गया कि मेरे माँ बाप को मेरे जज्बातों के बारे में भी सोचना चाहिए था, लेकिन उनको तो बस दहेज में मिले जेवरात ही नजर आ रहे थे। इससे तो अच्छा होता कि मैं शादी के लिए हाँ ही ना करता। शायद 1-2 साल में मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाती, या फिर इसी नौकरी में मेरा प्रमोशन हो जाता। दूसरी अच्छी नौकरी मिलती या फिर प्रमोशन होता, मेरी सैलरी भी तो बढ़ जाती। लेकिन मेरे माँ बाप ने तो यही सोच लिया कि मैं जिंदगी भर सिर्फ 20,000 ही कमाता रहूंगा। अमन अपनी सोच में खुली आंखों से अपनी अच्छी जॉब के और अपने प्रमोशन के सपने देखने लगा था। लेकिन उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक ढोल जैसी लड़की से करवा दी थी, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। खैर, अपनी सोच से बाहर निकलते ही अमन बिस्तर के दूसरी तरफ लेट गया और उसने अपनी साइड का लैंप भी बंद कर दिया था, जबकि गीतांजलि की साइड का लैंप अभी भी जल रहा था और वो अभी भी बिस्तर पर दुल्हन के जोड़े में ही बैठी हुई थी। शायद गीतांजलि को अमन से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी जो अमन ने उसके साथ किया था। अमन का दिल तो गम के सागर में डूब गया था। क्या कुछ नहीं सोचा था अमन ने आज की रात के लिए। थोड़ी देर बाद गीतांजलि भी उठकर वॉशरूम में चली गई, लेकिन वो वॉशरूम से कब वापस आई और कब सो गई, इसका तो अमन को कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि वो तो पहले ही सो चुका था। और फिर जब अमन की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन गीतांजलि अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। अमन ने बदहवासी में करवट बदली और जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसे अपने सामने गीतांजलि का चेहरा दिखाई दिया था। अमन को गीतांजलि के शरीर की तरह ही उसके नैन नक्श भी मोटे मोटे से और बदसूरत नजर आ रहे थे। गीतांजलि को देखते ही अमन तुरंत उठकर बैठ गया और कमरे से बाहर जाने से पहले
उसने गीतांजलि को भी जगा दिया। अमन ने गीतांजलि से कहा, सब लोग तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो तुम जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। और फिर अमन ने उससे ये भी कहा कि बेहतर होगा अगर हमारे बीच की कोई भी बात बाहर तक न पहुँचे। अमन की इस बात पर गीतांजलि ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अमन ने अब ठान लिया था कि अब वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएगा और जल्द से जल्द गीतांजलि को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। अमन अपनी जिंदगी में कोई भी समझौता करने के लिए तैयार था, लेकिन एक मोटी लड़की से शादी उसे कभी स्वीकार नहीं थी। अमन की शादी को 1 महीना बीत चुका था, लेकिन अमन ने गीतांजलि को हाथ भी नहीं लगाया था। शायद ये कहना ज्यादा सही होगा कि अमन ने अभी तक गीतांजलि को ठीक से देखना भी जरूरी नहीं समझा था। शादी के 1 महीने बाद गीतांजलि ने अमन से कहा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर आप चाहते क्या हैं? तब अमन ने कहा, चाहते क्या हैं से क्या मतलब है तुम्हारा? अमन तो गीतांजलि के सवालों का मतलब पहले ही समझ चुका था, लेकिन फिर भी वो अनजान बनने का नाटक करने लगा। गीतांजलि ने कहा, हमारी शादी को पूरा 1 महीना बीत चुका है, लेकिन आपने अभी भी मुझसे दूरी बना रखी है। तब अमन ने कहा, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इतना कहकर अमन ने गीतांजलि को अपने मोबाइल में उसी की तस्वीर दिखाई, जिसे देखकर गीतांजलि खुद भी हैरान हो गई। अमन ने गीतांजलि से कहा, क्या तुमने यही फोटो मेरी बहन को भेजी थी? तब गीतांजलि ने कहा, मैंने यही फोटो भेजी थी, लेकिन मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया था। मैंने तो जैसी मैं हूँ वैसी ही फोटो भेजी थी। और फिर गीतांजलि ने अपने मोबाइल में वो फोटो दिखाई जो उसने अमन की बहन को भेजी थी, और वो भी बिना फिल्टर की। फोटो दिखाते हुए गीतांजलि कहने लगी, हो सकता है कि फिल्टर आपकी बहन ने ही लगाया होगा। तब अमन कहने लगा, लेकिन मैंने तो इस तस्वीर को देखकर ही शादी के लिए हाँ कही थी। अब तुम मुझे बताओ कि मैंने तो इस तस्वीर वाली लड़की के सपने देखे थे, तो अब मैं तुम्हें कैसे अपना सकता हूँ? अमन साफ साफ शब्दों में गीतांजलि से कहने लगा, देखो गीतांजलि, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। अमन के मुंह से ये बात सुनते ही गीतांजलि कुछ देर तक चुपचाप अमन को देखती रही और फिर कहने लगी, तो फिर आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अमन ने कहा, अगर मैं तुम्हें ये बात पहले बता भी देता तो तुम क्या कर लेती? तब गीतांजलि ने कहा, एक बार आपके घर वालों से पूछती कि आपने मेरी गलत तस्वीर दिखाकर अपने ही बेटे को क्यों धोखे में रखा, और फिर मैं उसी रात अपने घर लौट जाती ताकि सबको पता चल जाता कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं बना है। लेकिन अब तो शादी को 1 महीना पूरा हो चुका है, अब कौन मेरी इस बात पर यकीन करेगा कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं बना है? शादी के 1 महीने बाद आप ये सब मुझे बता रहे हैं, और वो भी मेरे पूछने पर। अमन चुपचाप गीतांजलि की बात सुने जा रहा था, क्योंकि अमन के पास गीतांजलि की बातों का कोई जवाब नहीं था। बड़ी मुश्किल से अमन ने बस इतना ही कहा कि मेरे माँ बाप ने मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए धमकी दी थी। गीतांजलि कहने लगी, जो कुछ भी था, लेकिन आपको शादी की पहली रात को ही मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था। अगर आपकी बहन ने आपको फिल्टर लगाकर फोटो भेजी थी, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आपके घर वालों ने आपको जो धोखा दिया है, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? देखिए अमन, मैं उन लड़कियों में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो चुपचाप मर्दों का जुल्म सहती रहती हैं। मेरा कोई कसूर न होते हुए भी मैं सारी जिंदगी आपकी ये कड़वी बातें नहीं सुन सकती। मेरी जिंदगी में अब आगे क्या होगा, इस डर से मैं आपके साथ ये नापसंद की जिंदगी नहीं गुजार सकती, इसलिए मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर गीतांजलि कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन अमन जानता था कि गीतांजलि के बाहर जाते ही घर में कौन सा तूफान आ जाएगा।
इसलिए अमन ने गीतांजलि को रोकते हुए कहा, मेरी बात सुनो गीतांजलि, इस वक्त कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अमन अपने पापा के गुस्से को अच्छी तरह से जानता था। उसके पापा तो गीतांजलि के सामने ही उसे पीटना शुरू कर देते और फिर अमन की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। एक सच तो ये भी था कि अमन अंदर ही अंदर अपने पापा से डरा हुआ था। अमन ने गीतांजलि को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, अभी किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। देखो गीतांजलि, मैं मानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम जरा ये भी तो सोचो कि ये रिश्ता मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ है। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं खुद को समझा लूंगा। ये कहकर अमन ने बात को टालने की अच्छी कोशिश की थी। गीतांजलि ने अमन से पूछा कि कितना समय चाहिए आपको। ये कहते हुए गीतांजलि ने अमन से अपना हाथ छुड़ा लिया। अमन ने कहा कि यह तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है मैं उसे स्वीकार करने की कोशिश जरूर करूंगा। गीतांजलि ने कहा, देखिए अमन, ये मेरी जिंदगी का सवाल है और मैं बरसों के बरसों आपके जवाब का इंतजार नहीं कर सकती कि आप हमारी जिंदगी को लेकर आगे क्या फैसला लेते हैं। आपको जो भी फैसला लेना है आप जल्द से जल्द ले लें और मुझे भी जल्दी से जल्दी बता दें, ताकि मैं भी अपनी जिंदगी के लिए कोई अच्छा फैसला कर सकूं। अमन ने गीतांजलि की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस इसी कोशिश में जुट गया कि उसे जल्द से जल्द कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। कुछ दिन बाद जब गीतांजलि ने भी अपनी नर्स की ड्यूटी ज्वाइन कर ली, तब अमन की माँ तो गीतांजलि की तारीफ करते नहीं थकती थी, लेकिन अमन को गीतांजलि एक आंख नहीं भाती थी। एक बार अमन अचानक ही अपने कमरे में गया तो गीतांजलि बिना दुपट्टे के बैठी हुई थी। अमन को देखकर गीतांजलि ने जल्दी से अपना दुपट्टा ले लिया तो अमन मजाक उड़ाने वाले अंदाज में ऐसे तो हंसने लगा जैसे वो जताना चाहता हो कि आखिर गीतांजलि में ऐसा देखने लायक था ही क्या जो वो अमन से छुपाना चाहती थी, क्योंकि अमन को तो गीतांजलि में वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अमन ने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया था और फिर एक दिन अचानक उसे एक बहुत ही अच्छी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया और जब अमन को उस कंपनी में नौकरी मिल गई तब तो अमन की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। उस दिन अमन बहुत खुश हुआ था, लेकिन जब उसने ये खबर अपने माँ पापा को सुनाई तो अमन की मेहनत और प्रयासों की प्रशंसा करने के बजाय वो लोग कहने लगे, देख अमन, गीतांजलि के शुभ कदम तेरे जीवन में क्या पड़े, तेरे जैसे बेकार इंसान को भी सफलता मिलने लगी। वहीं अमन की माँ तो कहने लगी, सच कहते हैं कि बहू घर की लक्ष्मी होती है और हमारे घर की लक्ष्मी के आते ही हमारे घर में धन के द्वार खुल गए हैं। बड़ी कंपनी में नौकरी मिलने पर अमन कितना खुश था, लेकिन ये सब सुनकर तो अमन का पूरा मूड ही खराब हो गया था। अमन ने तो सोच लिया था कि अब उसे अच्छी नौकरी मिल गई है तो वो जल्द से जल्द गीतांजलि को तलाक दे देगा, लेकिन उन्हीं दिनों गीतांजलि के पापा को हार्ट अटैक आ गया और डॉक्टर ने उन्हें टेंशन देने से मना कर दिया था। गीतांजलि अपने पापा के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी और रोए जा रही थी, लेकिन पत्थर दिल अमन के सीने में तो जैसे दिल ही नहीं था। ना तो अमन को गीतांजलि से कोई मतलब था और ना ही उसकी कोई परवाह थी। इसलिए तो अमन ने गीतांजलि को झूठी तसल्ली देने के लिए हमदर्दी के दो बोल भी नहीं कहे थे। खैर, इस बार अमन की सैलरी अच्छी थी तो अमन ने सोचा कि अब मुझे गीतांजलि को बता देना चाहिए कि अब वो जो चाहे कर सकती है, और हाँ, साथ में तलाक के बारे में भी बता दूंगा। लेकिन जब अमन ने ये बात गीतांजलि को बताई तब गीतांजलि ने कहा कि मुझे अभी तलाक नहीं चाहिए, मेरे पापा बहुत बीमार हैं और वो इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये बात कहते हुए गीतांजलि की आंखों में पानी भर आया और वो अपनी आंखों के पानी पोंछने लगी, लेकिन अमन को तो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी।
उसने लापरवाही से अपने कंधे उचकाए और कमरे से बाहर निकल गया। कुछ दिनों बाद ही अमन की दोस्ती उसके ऑफिस की एक कलीग संजना से हो गई। संजना दिखने में बहुत ही खूबसूरत और दुबली पतली लड़की थी। पहले तो उन दोनों में बातचीत शुरू हुई और फिर धीरे धीरे वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब अमन रात रात भर संजना से बातें करता रहता था। सिर्फ इतना ही नहीं, अमन अपने कमरे में गीतांजलि के सामने ही संजना से सारी बातें करता था। पहले पहले तो गीतांजलि चुप ही रहती थी, लेकिन एक बार उसने अमन से कहा, ये सब क्या लगा रखा है आपने? अपनी पत्नी को छोड़कर रात रात भर दूसरी औरतों से बात करते हुए आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या? तब अमन ने गीतांजलि से कहा, शायद तुम्हें मेरी पत्नी बनने का बहुत शौक होगा, लेकिन मुझे जरा सा भी शौक नहीं है तुम्हें अपनी पत्नी बनाने का। मैं तो तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करना चाहता हूँ, लेकिन अब अगर तुम्हारे पापा बीमार हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वैसे भी अब मैं इतना पैसा कमाने लगा हूँ कि अगर मेरे माँ पापा मुझे इस घर से निकाल भी देंगे, तो मैं किराए के मकान में रह सकता हूँ और फिर मैं दूसरी शादी भी कर सकता हूँ। क्यों भाई, बल्कि मैं तो दूसरी शादी करूँगा ही। तुम चाहो तो अपने घर वापस जा सकती हो। तुम जैसी ढोल औरत के साथ तो मैं बाहर भी नहीं जा सकता। तुम्हें देखते ही लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और इसी वजह से मुझे तुम्हें देखते ही घिन आती है। गीतांजलि चुपचाप अमन की बातें सुनती रही, क्योंकि वो जान गई थी कि अब अमन से कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ इस बात को 4-5 महीने बीत चुके थे और वहाँ अमन संजना के प्यार में दीवाना हो चुका था। जब अमन ने अपने माँ पापा को दूसरी शादी के लिए कहा, तो वो गुस्से से बौखला गए और कहने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती जो तुम इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर किसी और से शादी करना चाहते हो? अमन के माँ पापा की बातें उसके गले नहीं उतरी थी, क्योंकि अब तो वो अच्छा पैसा कमाने लगा था। अमन के माँ पापा ने अमन को बहुत प्यार से समझाया, लेकिन वो नहीं माना और उसने संजना से शादी कर ली और उसके साथ एक अलग घर में रहने लगा। अमन की जिंदगी तो अब खुशियों से भर गई थी, क्योंकि अमन की दूसरी पत्नी संजना बहुत ही खूबसूरत थी। अमन अपनी दूसरी पत्नी संजना के सामने तो कुछ भी नहीं था। अगर अमन अपनी पत्नी संजना के साथ कहीं बाहर जाता, तो अमन का सांवला रंग उसकी पत्नी के गोरे रंग के सामने और भी ज्यादा सांवला लगता था। अमन और उसकी पत्नी को देखकर लोग उन पर अजीबोगरीब कमेंट करते थे। जब वो दोनों साथ में बाहर निकलते, तो लोग उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट कपल कहकर चिढ़ाते थे। एक बार जब वो दोनों एक बहुत बड़ी पार्टी में गए थे, तब संजना की एक दोस्त ने उनकी जोड़ी पर कमेंट करते हुए कहा, यार संजना, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारे पति की जोड़ी तो अंगूर की बगल में लंगूर जैसी दिखती है। तुम तो इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें तो कोई भी जवान और खूबसूरत लड़का मिल सकता था। जब संजना की दोस्त अमन पर कमेंट पास कर रही थी, तब अमन भी वहीं पर खड़ा था। संजना की सहेली की बात सुनकर अमन को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन उस वक्त उसने कुछ भी नहीं कहा। मगर जब वो दोनों घर वापस आए, तब अमन ने संजना से कहा, संजना, तुम्हारी दोस्त तो बहुत ही बदतमीज है। तब संजना ने अपनी ज्वेलरी उतारते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ, और ऐसी क्या बदतमीजी कर दी उसने? अमन ने कहा, सुना नहीं था क्या तुमने कि वो किस तरह से मेरा मजाक उड़ा रही थी? तब संजना ने कहा, तो इसमें उसने गलत ही क्या कहा था? तुमने अपने आप को कभी आईने में देखा है कि तुम्हारा रंग कैसा है? जब कभी तुम्हारे साथ कहीं बाहर निकलती हूँ, तो मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है, ये सोचा है कभी तुमने? और फिर मेरी दोस्त ने ठीक ही तो कहा था कि मुझसे तो कोई भी खूबसूरत नौजवान शादी कर सकता था, लेकिन एक मैं ही पागल थी जो दुनिया भर के खूबसूरत नौजवानों को छोड़कर तुम्हारे प्यार में अंधी हो गई थी। संजना के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अमन तो दंग रह गया था
और उसे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि ये सब संजना कह रही थी। अब तो संजना हर छोटी छोटी बात पर अमन से लड़ने लगी थी और उसके रंग रूप को लेकर उसे ताने भी मारती थी और अमन चुपचाप सुनता रहता था। संजना तो अमन के साथ बस इसलिए रहती थी क्योंकि अमन की सैलरी बहुत ही अच्छी थी और फिर बहुत ही जल्द अमन को कंपनी की तरफ से एक कार भी मिलने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही अचानक एक दिन अमन की बाइक का एक्सीडेंट हो गया। अमन की बाइक सामने से आ रहे एक ट्रक के साथ बहुत बुरी तरह टकरा गई और ट्रक का टायर अमन के पैर के ऊपर से निकल गया। अमन दर्द से चिल्लाने लगा क्योंकि उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था और फिर कुछ ही पलों में वो बेहोश हो गया। और फिर जब अमन को होश आया तो वो अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था। डॉक्टर्स ने उसका आधा पैर काट दिया था और अमन के लिए तो ये बहुत बड़ा सदमा था। उस वक्त संजना भी अस्पताल में ही थी और जब उसने अमन को होश में आते देखा तो वो उसके पास आकर बैठ गई। अमन ने संजना से कहा, मेरे माँ पापा को बता दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। संजना की खातिर अमन ने अपने माँ पापा को नाराज कर दिया था और संजना से शादी करने के बाद तो अमन ने अपने माँ पापा के बारे में जानने की जहमत भी नहीं उठाई थी। संजना ने अमन से कहा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपने माँ पापा को अपनी हालत के बारे में बता दो और उनके साथ ही चले जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन नहीं बिता सकती। तुम काले तो पहले से ही थे, लेकिन अब तो तुम लंगड़े भी हो गए हो क्योंकि एक्सीडेंट में तुम्हारा एक पैर भी कट गया है। संजना की बात सुनकर अमन ने कहा, संजना, इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है और बहुत ही जल्द मैं अपना इलाज करवा लूंगा। मुझे इलाज के लिए कंपनी से पैसे मिलने वाले हैं। तब संजना ने कहा, तुम किस कंपनी की बात कर रहे हो? तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर मिलते ही तुम्हारे बॉस ने तो तुम्हारी जगह किसी और को रख लिया है। खैर, संजना ने अमन को उसका फोन थमा दिया और कहने लगी, जितना जल्दी हो सके मुझे तलाक दे देना। इतना कहकर संजना चली गई और अमन अपनी फटी आंखों से उसे जाते हुए देखता रहा। अमन ने अपने परिवार को फोन किया और उन्हें अपने एक्सीडेंट के बारे में बता दिया। अमन के एक्सीडेंट की खबर सुनते ही उसके माँ पापा, उसकी बहन, सबके सब भागे भागे अमन के पास अस्पताल में पहुंच गए थे। यहाँ तक कि अमन के परिवार के साथ साथ गीतांजलि भी आई थी और गीतांजलि को अपने सामने देखकर अमन हैरान रह गया था। अमन ने तो सोचा था कि गीतांजलि अपने घर वापस चली गई होगी, लेकिन वो तो अमन के परिवार के साथ ही रह रही थी। अमन को हैरानी तो इस बात पर हुई थी कि अमन को इस हालत में देखकर गीतांजलि की आंखों में आंसू आ गए थे। अमन की ऐसी हालत देखकर अमन की माँ तो रोने लगी थी, जबकि अमन के पापा उसके पास आए और कहने लगे, तू फिक्र मत करना बेटा, जब तक तेरा बाप जिंदा है तुझे किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद डिस्चार्ज मिलते ही अमन के माँ पापा अमन को अपने साथ घर ले आए थे। घर आने के बाद गीतांजलि ही अमन का ख्याल रखती थी और ये देखकर अमन हैरान हो जाता कि गीतांजलि ये सब क्यों कर रही है। अमन ने तो उसे कभी कोई खुशी नहीं दी थी। अमन तो हमेशा उसे मोटी ढोल कहता रहता था और उसे ताने भी मारता था। जब तक गीतांजलि अपनी ड्यूटी पर होती थी तब तक अमन के माँ पापा उसका ख्याल रखते थे। अमन तो अपने माँ पापा के सामने नजरें भी नहीं उठा पाता था और उसने हाथ जोड़कर अपने माँ पापा से माफी भी मांग ली। अमन की माँ कहने लगी, अमन बेटे, हमने तुम्हारे लिए जो लड़की चुनी थी वो तो दिल की बहुत ही अच्छी थी, लेकिन तुम्हें तो दिखावटी खूबसूरती ही पसंद थी। बेटा, जो व्यवहार तूने गीतांजलि के साथ किया है ना, अगर गीतांजलि की जगह और कोई लड़की होती ना तो कब का ये घर छोड़कर चली गई होती। लेकिन एक गीतांजलि है जो तेरे जाने के बाद भी तेरे परिवार का ख्याल रखती रही। तेरे घर छोड़ जाने के बाद तेरे पापा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी
कि घर में आर्थिक तंगी आ गई थी। लेकिन गीतांजलि ने घर का सारा खर्च भी उठाया और तेरे पापा की सेवा भी करती रही। ये सब सुनकर अमन को खुद पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी, क्योंकि अब अमन को यह एहसास हो गया था कि उसने वाकई गीतांजलि के साथ बहुत गलत किया था। गीतांजलि जैसी भी थी, उसने भी अपनी आने वाली जिंदगी और अमन को लेकर बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन अमन ने तो एक ही पल में उसके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया था। गीतांजलि जब अस्पताल से घर लौटी तो उसने अमन के लिए खाना बनाया और उसके पास आकर उसे खाना देते हुए कहने लगी, पहले आप खाना खा लीजिए, आपके खाने के बाद मैं आपको नहला दूंगी। अमन ने गीतांजलि के हाथ से खाने की ट्रे ले ली, लेकिन खाना खाने के बजाय उसने ट्रे को साइड टेबल पर रख दिया और गीतांजलि का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर गीतांजलि हैरत भरी नजरों से अमन की ओर देखने लगी। अमन ने कहा, गीतांजलि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। गीतांजलि ने अपना हाथ अमन के हाथ से छुड़ा लिया और कहा, ये बात करने का समय नहीं है, इस वक्त आपको आराम की जरूरत है। इतना कहकर गीतांजलि कमरे से बाहर निकल गई और फिर 2 महीने में ही गीतांजलि ने इतने पैसे जमा कर लिए थे कि अब अमन की सर्जरी भी हो सकती थी और एक नकली टांग भी लग सकती थी। गीतांजलि ने अपने अस्पताल के डॉक्टरों के सुझाव और उनकी मदद से अमन का ऑपरेशन करवा लिया। अब अमन की नकली टांग भी लग चुकी थी, जिससे कि वो अब लंगड़ाकर ही सही लेकिन चल फिर सकता था और अब तो अमन ने फिर से काम पर जाना भी शुरू कर दिया था। अमन तो गीतांजलि का जितना भी धन्यवाद करता उतना कम था। अब अमन गीतांजलि को वो प्यार देना चाहता था जिसकी वो हकदार थी, लेकिन जब अमन गीतांजलि के करीब जाने की कोशिश करता था तब गीतांजलि उससे दूर चली जाती थी। एक बार अमन ने गीतांजलि का हाथ थामकर उसे कहा, गीतांजलि मेरे पास बैठो ना, लेकिन वो अमन के पास नहीं बैठी। गीतांजलि अमन की सेवा करती, उसके लिए खाना बनाती और उसके सारे काम करती, लेकिन वो कभी अमन से प्यार के 2 बोल नहीं बोलती थी। एक दिन अमन ने गीतांजलि से कहा, गीतांजलि मैं तुम्हें दिल से अपनाना चाहता हूँ और तुम्हें वो हर खुशी देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। तब गीतांजलि ने अमन से कहा, अमन मैं पहले यहाँ इसलिए रुकी थी क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, और जब मेरे पापा की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो आपने घर छोड़ दिया और तब आपके पापा की तबीयत खराब हो गई थी। अपने घर वापस लौटने के लिए मुझे वो दोनों ही समय ठीक नहीं लगे थे, लेकिन अब मेरे पापा की तबीयत भी ठीक हो गई है और आपके आ जाने से मैं यहाँ की जिम्मेदारी से भी मुक्त हो गई हूँ, तो अब आप मुझे तलाक दे सकते हैं। ये सुनकर अमन चौंक गया और कहने लगा, गीतांजलि ये तुम क्या कह रही हो? मैं भला अब तुम्हें तलाक क्यों दूंगा? तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है और मेरा बहुत ख्याल भी रखा है। गीतांजलि ने कहा, वो सब मैंने अपनी आदत से मजबूर होकर किया है। मैं अपने सामने किसी को भी दुखी नहीं देख सकती, ना तो तब मैं आपके पापा को दुखी देख पाई थी और न ही अब आपको देख सकी। मैं तो यहाँ सिर्फ इसीलिए रुकी थी क्योंकि मेरे पापा इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैंने अपने घर में किसी को भी यह बात नहीं बताई है कि आपने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन अब आप भी ठीक हो गए हैं तो मुझे अपने घर वापस जाना है। आपकी फिर से नौकरी भी लग गई है, अब तो आपसे कोई भी सुंदर लड़की शादी करने को फिर से तैयार हो जाएगी, और वैसे भी मुझ जैसी मोटी ढोल लड़की आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं जचती। बेकार में ही मेरे साथ बाहर जाते वक्त आपको फिर से शर्मिंदगी महसूस होगी। अमन ने इस बार गीतांजलि का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहने लगा, गीतांजलि जब मैं तुम्हें मोटी ढोल कह रहा था ना, तब मैं ये भूल गया था कि मैं कौन सा इतना खूबसूरत हूँ। अगर तुम्हारा रंग सांवला है तो मैं तो तुमसे भी ज्यादा सांवली रंगत का हूँ।
संजना के साथ शादी होने के बाद मुझे पता चला कि कमियां तो मेरे अंदर भी है। जब वो अपने दोस्तों के सामने मेरा मजाक उड़ाया करती थी, तब मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे तो हर वक्त तुम्हारा मोटापा नजर आता था, मुझे कभी तुम्हारा खूबसूरत दिल तो नजर आया ही नहीं। मुझे दुनिया की सारी कमियां सिर्फ तुम में ही नजर आ रही थी, लेकिन अब जब कुदरत ने मुझे आईना दिखाया तो सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। संजना तो कुछ समय में ही मेरे प्यार से उब गई, लेकिन तुमने तो कभी मेरे तानों का भी पलटकर मुझे जवाब नहीं दिया था। मैं सच कह रहा हूँ गीतांजलि, तुम्हारे अलावा कोई भी लड़की मुझे स्वीकार नहीं कर सकती। ये सब कहते हुए और अपनी भूल को स्वीकार करते हुए अमन की आंखों में आंसू आ गए थे। अमन की बातें सुनकर आंसू तो गीतांजलि की आंखों में भी भर आए थे। अमन ने कहा, गीतांजलि, क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं कर सकती? मैं जानता हूँ कि मेरी गलती छोटी नहीं है जिसे आसानी से माफ किया जा सके। तुम मुझे मेरी गलती की जो सजा देना चाहो वो मुझे दे सकती हो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। ये कहते हुए अमन ने गीतांजलि के सामने हाथ जोड़ लिए और उठकर उसके पैरों में बैठने लगा। लेकिन इससे पहले कि अमन गीतांजलि के पैरों में बैठता, गीतांजलि ने अमन को रोक लिया और कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको चोट लग जाएगी। आपको पता है ना कि आप इस तरह जमीन पर नहीं बैठ सकते, आपके पैर में जख्म हो सकता है। और फिर गीतांजलि ने अमन के जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और कहने लगी, बस करो अमन, ये सब करके अब मुझे शर्मिंदा मत करो। शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए गीतांजलि। ये कहते हुए अमन ने गीतांजलि को अपनी बाहों में भर लिया। शादी के 2 साल बाद अमन ने आज गीतांजलि को वो प्यार दिया जिसकी वो हकदार थी। अमन की शादी को आज 6 साल हो चुके हैं और आज भी गीतांजलि वैसे ही गोल मटोल है। लेकिन फिर भी आज अमन को गीतांजलि दुनिया की सभी खूबसूरत लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत लगती है, क्योंकि उसका दिल बहुत खूबसूरत है। भगवान ने अमन को एक बेटा और एक बेटी दी है और उसके दोनों बच्चे भी गीतांजलि की तरह ही गोल मटोल है। लेकिन अब अमन को किसी के मोटापे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अमन का परिवार जैसा भी है, अमन उनके साथ वैसे ही खुश है, क्योंकि अब अमन को समझ आ गया था कि किसी की बाहरी खूबसूरती को देखने की बजाय अगर उसके खूबसूरत दिल को और उसके संस्कारों को देखा जाए तो घर स्वर्ग बन सकता है। दोस्तों, इस कहानी से बस इतना ही कहना था कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। इंसान तो गलतियों का पुतला है। अगर किसी इंसान को अपनी भूल का एहसास हो जाए और वो अपने सच्चे दिल से अपनी गलती मानकर आपसे माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए, ताकि रिश्तों को और घर को टूटने से बचाया जा सके, जैसे गीतांजलि ने अपने घर को टूटने से बचा लिया था। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।